नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुंज सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू पेपर का एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 61 मोस्ट इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स लेड डाउन आर्म्स इन महाराष्ट्र। मतलब 61 माओइस्ट जो थे उन्होंने हथियार रख दिए हैं सरकार के सामने। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ईडी ओवरस्टेपिंग तमिलनाडु लिकर स्कैम प्रोब। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मेजर हमारा जो मेजॉरिटी हम ईडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोर रिलेवेंट आर्टिकल्स देखेंगे ईडी में। दिल्ली एयर क्वालिटी ड्रॉप्स। अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन गिरने वाला है, थोड़ा दिल्ली का पोल्यूशन के बारे में जानेंगे और कौन कौन से पोल्यूशन इंडिकेटर्स है। ठीक है, कौन कौन से पोल्यूशन इंडिकेटर्स है उसके बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट, पावरिंग अप द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में भी जानेंगे। हाउ इनोवेशन ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, पेज 10। ठीक है, जो नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक साइंस में, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। ठीक है, हालांकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे भी कर दूंगा मैं। ओके, हाउ डज गगनयान वाइटल क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पेज 10 में इसका आर्टिकल दिया हुआ है। ओके, इंडिया टू ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया। थोड़ा मंगोलिया के बारे में जानेंगे। इंडिया और मंगोलिया का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो रिलेशंस है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू होता है। पहला आर्टिकल ये वाला ईडी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इफ ईडी इज ओवरस्टेपिंग इन तमिलनाडु लिकर स्कैम प्रोब। अब इसका समरी देखिए क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि आप ईडी को डायरेक्ट क्यों भेज रहे हो। क्या वहाँ पे लोकल पुलिस नहीं है, लोकल पुलिस अथॉरिटी नहीं है, सीआईडी वहाँ की नहीं है जो उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्या आप फेडरलिज्म को काउंटर नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज नहीं कर रहे हो फेडरलिज्म को। तो ये बता रहा है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को और ईडी को भी बोला है, क्या आप फेडरलिज्म को चैलेंज नहीं कर रहे हो, यही तरह। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और देखिए लिकर स्कैम जो हुआ है, हालांकि लिकर स्कैम वगैरह के बारे में यूपीएससी नहीं पूछता। दिल्ली में भी केजरीवाल ने ये अपना लिकर स्कैम किया था, लेकिन यूपीएससी ने नहीं पूछा। ठीक है, तो यहीं पे लिकर स्कैम हुआ है। जो तमिलनाडु का स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट और TASMAC इसने पिटीशन फाइल किया है। ठीक है, कि ईडी यहाँ पे क्यों आ रहा है, हमारा यहाँ पे खुद का भी तो सिस्टम है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे और ईडी के बारे में पढ़ते हैं। ईडी का पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फॉर्म कब हुआ था, 1956 में। ठीक है, फेरा एक्ट के तहत, लेकिन फेरा एक्ट 1999 में रिपील हो गया था। क्या हो गया था, रिपील हो गया था। और इसकी जगह पे क्या आया था, फेरा की जगह पे आया था फेमा। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए की लॉ एनफोर्स, ईडी मोस्टली क्या देखता है, ईडी मोस्टली PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इसको देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, अगर फॉरेन फंडिंग्स भी आ रही है कोई एनजीओस में, अगर फॉरेन फंडिंग्स इलीगल आ रहा है, एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए आ रहा है, तब वहां पे ईडी अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए आता है तो ईडी अपना काम शुरू कर देगा। ओके, मेन फंक्शन क्या है ईडी का, इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग। कहाँ पे जो सिस्टम होता है मनी लॉन्ड्रिंग का होता है, हवाला सिस्टम कहाँ पे होता है, एक होता है ना हवाला सिस्टम, ब्लैक को वाइट मनी में करना। ठीक है, उसको देखता है, हवाला सिस्टम देखता है। फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन देखता है कि कहाँ पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए फॉरेन फंडिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, वो देखता है। अटैच एंड कॉन्फिस्केट एसेट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द इलीगल मीन्स। ठीक
ठीक है। करप्शन से अगर पैसे आए हैं, ब्लैक को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो पैसे कॉन्फिस्केट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। ईडी का डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कैसे होता है ये बताया गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 5 years एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट। ईडी का रिपोर्ट क्या होता है? ECIR, एक चार्जशीट बनता है। ईडी FIR नहीं करता, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो लोकल पुलिस अथॉरिटी रहती है वो करते हैं। ईडी क्या करता है? ECIR, ठीक है, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स ईडीज पावर बट वार्न्स अगेंस्ट मिसयूज। ईडी का पावर बहुत टाइम मिसयूज भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी ईडी का पावर मिसयूज करती है अपने पॉलिटिकल एक्शन के लिए। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट प्रीलिम पॉइंटर्स। प्रीलिम पॉइंटर्स में देखते हैं ईडी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। PMLA 2.2 2002 enacted combat money laundering and confiscate proceeds of crime. ED is not a statutory body. ईडी को अब पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बनाया है। जो लेजिस्लेटिव लॉ होता है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कोई बॉडी बना रहा है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी का एग्जांपल क्या आ सकता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ये स्टैट्यूटरी भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ठीक है। लेकिन अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल का दर्जा मिल गया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पहले स्टैट्यूटरी बॉडी आया था। ओके, और बहुत से स्टैट्यूटरी बॉडीज है। फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी बॉडीज में बहुत आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी आर्टिकल 102 के तहत वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है, ठीक है। CBI हो गया, CBI और भी कौन से हैं जो पुलिस वाला होता है, मतलब कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रहा है कोई भी बॉडी तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, ये बॉडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, ईडी इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी बट अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इट्स अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। क्रिएटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इट derives power from PMLA and FEMA. Proceeds of crime defined under section 2 of PMLA. सेक्शन 2 ऑफ PMLA के अंदर क्राइम्स को डिफाइन किया गया है कि PMLA में ईडी कहाँ पे देख सकता है, कौन कौन से क्राइम्स को वो एड्रेस कर सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ये सेक्शन 2 में लिखा है PMLA के। फेडरलिज्म क्वेश्चन, अभी वही क्वेश्चन ये अराइज हुआ है कि क्या ईडी फेडरलिज्म को चैलेंज कर रहा है, हर्ट कर रहा है? क्योंकि तमिलनाडु में वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर्स भी तो हैं जो लिकर स्कैम को ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहीं पे वेदर ईडी कैन प्रूव ऑफेंस दैट प्राइमरी फॉल्स अंडर द स्टेट पुलिस ज्यूरिसडिक्शन, वो स्टेट पुलिस कर लेगा, आप क्यों जा रहे हो, आप तो सेंट्रल अथॉरिटी में। अब इसमें सेंट्रल में ईडी को कहीं कहीं पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी मेंशन है, ठीक है। ये अपने जो 7th शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये यूनियन लिस्ट में आता है ईडी। ओके, तो ये क्या करता है ईडी? ECIR। ओके, recent trend, several states, Tamil Nadu, West Bengal, Delhi have accused ED of politically motivated probes. कभी कभी ED politically motivated probes भी काम करता है, ठीक है। जो opposition parties होती हैं उनके against ये जांच पड़ताल शुरू कर देता है। ओके, next, statutory acts governing the ED. फॉरेन एक्सचेंज फेरा 1999 में ये खत्म हो गया था, इसी के अंदर ईडी को लाया गया था। ओके, रिपील्ड इन 1999। नेक्स्ट आया फेमा। ओके, फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे अगर किसी भी एनजीओस को एंटी नेशनल एक्टिविटी प्रमोट करने के लिए फॉरेन फंडिंग्स आ रही है तो यहाँ पे ईडी का काम शुरू होता है। PMLA लॉन्ड्रिंग, हवाला सिस्टम, जहाँ पे ब्लैक को व्हाइट मनी किया जाएगा, सेम वही है। फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, यहाँ पे मोस्टली जो नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, उनको इस एक्ट के तहत ईडी पकड़ता है, ठीक है। इस एक्ट के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर्स में भी कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, ठीक है, जो ईडी फॉलो करता है। ओके,
नेक्स्ट, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, शेड्यूल 246, आर्टिकल 246 7th शेड्यूल। यहाँ पे जो सेक्शंस है कौन कौन से हैं यूनियन लिस्ट में? एंट्री 82 में क्या लिखा है? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। इनकम टैक्स में अगर धांधली हुई है, ओके, तो उसमें भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो देखती है, अगर उनसे बाहर हो जाए तो ईडी देखती है, ओके। एंट्री 93, ऑफेंस अगेंस्ट लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द लिस्ट। एंट्री 97, रेसिड्यूरी पावर इन द पार्लियामेंट। ये सबको ईडी एड्रेस करता है, ओके। आर्टिकल 248 में क्या मेंशन है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द एनी मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट यूज्ड फॉर पीएमएलए। इस आर्टिकल को पीएमएलए बनाने के लिए यूज किया गया था। आर्टिकल 73, डिफेंस डिफाइंस एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 131 एंड 226 पता क्या है ना? 226 रेमेडीज के लिए होता है, रेमेडीज। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रेमेडीज देता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रेमेडीज देता है। इसी में जो अपना सर्शियोरिटी आता है, प्रोहिबिशन आता है, ओके, इसी में आता है, ओके। और भी कुछ है आप देख सकते हैं। ईडी ड्राइव्स पावर फ्रॉम स्टैट्यूटरी लॉ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टली। कौन सा स्टैट्यूटरी लॉ? पीएमएलए और फीमा, ओके। नॉर्डर्न यूनिवर्सिटी, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये जस्ट मैंने समरी के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। आप फिर से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल, ये 61 माओइस्ट इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स लेड डाउन आर्म्स इन महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन से? भामरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, भामरगढ़ जो गांव है, विलेज है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, ये महाराष्ट्र का मैप है, ये है गढ़चिरौली, ठीक है। यहाँ पे 61 माओइस्ट ने अपने हथियार रख दिए सरकार के सामने, और उसमें से भी जो लीडर है इनका मेन लीडर कौन है? मलोजुला वेणुगोपाल राव अलायस भूपति। ये इनका सीपीआई माओइस्ट का मेन लीडर था, इसने भी अपना हथियार रख दिया है, ओके। अब देखिए थोड़ा सा हम माओइस्ट के बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं कि माओइस्ट शुरू कहाँ से हुआ। यहीं पे क्या? नहीं, शुरू कहाँ से हुआ? अपने इंडिया में रेड कॉरिडोर्स कहाँ पे है, कहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा ये है, चर्चे में रहता है, वो अपने इंडिया में आर्म रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, गवर्नमेंट को हटाना चाहती है, सेम एज ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ माओ जेडोंग, ये है माओ जेडोंग, ठीक है, ये है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग कौन था? माओ जेडोंग चाइना में रिवॉल्यूशन लाने वाला व्यक्ति था, ठीक है। इसने चाइना का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ आर्मी और कम्युनिस्ट चाइना का एस्टेब्लिशमेंट किया था। अभी जो चाइना है ना, सेम इसके सिस्टम पे चल रहा है, माओ जेडोंग के सिस्टम पे, इसी ने सब एस्टेब्लिश किया था, ओके। तो जब कभी अगर चाइनीज़ रिवॉल्यूशन पढ़ाना हुआ तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, ओके। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हु सरेंडर। ये जो आर्टिकल में दिया हुआ है, इसमें सेम टू सेम मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। किसने सरेंडर किया? मजुलो वेणुगोपाल ने। लोकेशन कहाँ है? गढ़चिरौली में। वेपन्स कौन कौन से हैं? AK-47 है, सेल्फ लॉन्च राइफल है। एसोसिएट ग्रुप कौन है? CPI माओइस्ट है, ठीक है, CPI माओइस्ट, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। टाइमलाइन कब किया, ठीक है, ट्यूसडे अक्टूबर 13। फैमिली सरेंडर्स, भूपति's वाइफ तारक अलायस विमला सिदम, ऑल्सो माओइस्ट लीडर एंड हिज सिस्टर इन लॉ सरेंडर अर्लियर, मतलब वाइफ भी माओइस्ट लीडर थे, ओके। सिक्योरिटी ऑपरेशन ये देख सकते हो, क्योंकि देखिए माओइस्ट को पढ़ने का ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे ऑपरेशंस चलाए हैं जिससे नक्सलिज्म को काउंटर कर सके। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन संकल्प, हालांकि दो ऑपरेशन है। ऑपरेशन संकल्प एक छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए हुआ था, और एक ऑपरेशन संकल्प हुआ था ओमान में, जब ये ओमान में जो शिप वगैरह रहते हैं उनको पायरेट्स वगैरह ये कर लेते, उनसे काउंटर करने के लिए एक ऑपरेशन संकल्प लाया गया था। तो दो ऑपरेशन संकल्प है, ओके। नेक्स्ट तो यहाँ पे देखते हैं
एस्पेक्ट बैकग्राउंड ऑफ सीपीआई माओइस्ट कि कहाँ से शुरू हुआ, मैंने क्या बताया, यहाँ से शुरू हुआ। इस बंदे के आइडियोलॉजी पे सीपीआई माओइस्ट काम करती। अभी इंडिया में सीपीआई माओइस्ट का काम क्या रहता है, देखिए उनका काम रहता है गवर्नमेंट को हटाना, पीपल्स रिवॉल्यूशन लाना कि जनता राज करेगी। इस बंदे ने चाइना में वैसे ही सिस्टम लाया था, ठीक है। जब कौन था, कॉमिंगटांग उसको ताइवान भगा दिया, ठीक है, और खुद ही वहाँ पे राज करने लगा। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश किया, ओके। तो अभी का जो चाइनीज सिस्टम है इसके बेस पे अब अपने इंडिया में नक्सलिज्म का शुरुआत कब होता है, नक्सलिज्म का शुरुआत होता है अपने इंडिया में नक्सलबारी से 1967 में। फर्स्ट नक्सल जो होता है ये यहाँ पे हुआ था, नक्सलिज्म का फर्स्ट इरप्शन यहाँ से हुआ था, ठीक है, वेस्ट बंगाल के नक्सलबारी विलेज से, ओके, यहाँ से हुआ था। यहाँ का एक स्टोरी है, मैं स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में सुना देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में ये रहता है कि एक बंदा रहता है, उसके पिताजी को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी नेशनल थोड़ा एक्टिविटी कर रहा था। अब उस बंदा जिसके पिताजी को मारा गया, उस बंदे ने अब आर्म रिवॉल्यूशन लाना शुरू किया। वहाँ पे इसने पीपल्स को इकट्ठा करके, देखिए 1967 का आप सिचुएशन जानते ही हो कैसा था, डेथ रेट ज़्यादा था, लिटरेसी कम थी, ठीक है, और उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हाई इम्पैक्ट पे आया नहीं था, तो भूखमरी भी थी, पोवर्टी थी। तो सब ने, कुछ बंदे ने मिलके, मतलब 100 बंदे ने मिलके गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटी शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को हटा के पीपल्स का राज लाया जा सके। तो वहीं से शुरू होता है 1967 से, ठीक है, नक्सलबारी। देखिए नक्सलबारी अपराइजिंग इन वेस्ट बंगाल, यहाँ से ऑरिजिन होता है, ओके। आइडियोलॉजी मैंने बता दिया किसके आइडियोलॉजी पे काम करता है, चाइनीज कम्युनिस्ट माओ जेडोंग पे हो। मेन ऑर्गेनाइजेशन टुडे अपने इंडिया में सीपीआई माओइस्ट है मेन ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप अलग अलग लीडर है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे अभी देखिए फिलहाल तो यहाँ पे पोलित ब्यूरो ओवरसीज नेशन वाइड, ये नेशन वाइड है। अपने इंडिया में एक रेड कॉरिडोर है, ठीक है, रेड कॉरिडोर आपको बहुत से नक्सलिज्म मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य वाला रीजन है, ओके, झारखंड में जो लतेहार वाला रीजन हो गया, बिहार में भी कुछ रीजन ऐसे हैं। बिहार में रेड कॉरिडोर नहीं है, रेड कॉरिडोर पॉकेट्स है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे रीजन जहाँ पे नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, ओके। अब देखिए स्ट्रॉन्ग होल्ड रेड कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट को हटाना, ठीक है, ओवरथ्रो गवर्नमेंट थ्रू पीपल्स वॉर, पब्लिक को लेकर गवर्नमेंट को हटा देना, जैसे सेम टू सेम इस बंदे ने किया था 1947 में, ओके। चाइनीज रिवॉल्यूशन, फंडिंग सोर्स आउटसाइड फंडिंग भी होता है ना, एक्सटॉर्शन, इलीगल माइनिंग लेवीज, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेड, सिंपथाइजर नेटवर्क, ओके। सो अब देखिए ये सब गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, ताकि नक्सलिज्म को अपने इंडिया में काउंटर कर सके। और गवर्नमेंट ने, ये देखिए ये गवर्नमेंट का आउटकम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डेटा है कि हमने रेड कॉरिडोर को रेड पॉकेट पे लाके खड़ा कर दिया। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट ये शुरू किया, कनेक्टिविटी शुरू किया, ठीक है, डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, तब जाके रेड कॉरिडोर अभी रेड पॉकेट में। अभी नक्सलिज्म अपने इंडिया में बहुत कम हुआ, और अभी आपने देखा जस्ट 61 माओइस्ट ने अपना हथियार डाल दिया, अब और भी कम हो गया। अब जो रेड पॉकेट्स है अब उससे भी ज़्यादा कम हो गया, ओके, ये हुआ। अब देखिए ये वाले जो रेड कॉरिडोर्स हैं थोड़ा इनको डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि GS3 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए क्वेश्चंस 4 कंफर्म है, ओके। तो 2013 में ये सिस्टम था, 2025 में ये सिस्टम है, आप देख रहे हो। फिर कोई नहीं बोलेगा कि मोदी, ओके। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैज डिक्लाइंड शार्पली सिंस 2013 से पहले देखो कैसा था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो यहाँ पे वही देखते कि गवर्नमेंट के कौन कौन से, मैंने एक डिस्कस कर दिया संकल्प, ओके। अब यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है एक बार कि देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा है, और मैंने नहीं लगाया क्या कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, नहीं, यहाँ पे थोड़ा मुझे चेक करना चाहिए, एक्सक्यूज मी।
ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये यूपीएससी ने 2024 में पूछा था, ठीक है, कि ऑपरेशन अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज इंक्लूडिंग एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स। तो ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन संकल्प मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है यूपीएससी पेपर का एनालिसिस। तो ऑपरेशन, ये समाधान डॉक्ट्रिन, समाधान डॉक्ट्रिन के तहत देखिए यहाँ पे क्या रहता है, समाधान डॉक्ट्रिन के तहत स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है, इनको काउंटर करने के लिए ये किया गया। नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान, इसको भी काउंट, देखिए ये सब गवर्नमेंट के प्लान्स है। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, डिफेंस में भी अपने इंडिया में ये कर रहे, प्रोवाइड सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ पुलिस ऑपरेशन, एक्स ग्रेटिया पेमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट को अपलिफ्ट करते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाते हैं ताकि वहाँ की जो जनता है वो गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह ना कर दे, ठीक है। पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले डिक्टेटरशिप चलता था ना, अभी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सरकार को जनता की सेवा करनी पड़ती है, नहीं तो जनता जिस दिन विद्रोह करेगी। अभी आगे जेनजी रिवॉल्यूशन है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। जेनजी रिवॉल्यूशन अभी आप देख रहे हो कहाँ पे आया, कर्नाटका में आया है ना, कर्नाटका में जेनजी रिवॉल्यूशन आया, लद्दाख में आया, नेपाल में तो सबसे बड़ा जेनजी रिवॉल्यूशन आया, इंडोनेशिया में जेनजी रिवॉल्यूशन है, अभी मेडागास्कर में आया है। मैं थोड़ा मेडागास्कर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। फोकस्ड ऑन द इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन नक्सल अफेक्टेड बैकवर्ड रीजन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ओके, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, सिविक एक्शन प्रोग्राम, ये सब गवर्नमेंट के प्लान है ताकि नक्सलिज्म को कम कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो, ओके, मेंस के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डायमेंशंस, मतलब और क्या पर्सपेक्टिव्स हो सकता है, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस। तो ये डायमेंशन आप फिर देख सकते हो, हालांकि देखिए इसको लिखा गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, माओइस्ट आइडियोलॉजी ऑफन वायलेट्स आर्टिकल 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ सिविलियंस। क्यों ये वायलेट्स कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं, जो भी उस एरिया में रहते हैं, वो प्रो गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, वो एंटी गवर्नमेंट बोलना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो राइट टू लाइफ, उनका जान ले लिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट बट पब्लिक ऑर्डर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न अलाउ सेंट्रल इंटरवेंशन, यूएपीए, आर्म्स एक्ट, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ये सब है कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डायमेंशंस है कि उसको काउंटर कर सके। अब यही वाला सेम मैंने, देखिए समाधान, मिनिस्ट्री, लेफ्ट विंग, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये सब को आप यहाँ पे देख सकते हो। और कहाँ कहाँ पे है, ये देखिए ये सब एरिया में, स्पेशली ये वाला जो रीजन है ये दंड कारण्य का रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये दंड कारण्य का रीजन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दंड कारण्य का रीजन है, यहीं पे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये सब में नेक्स्ट नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा तादाद पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बता दिया है, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी पे चलना रहता है इनका, ओके। रीजन अफेक्टेड सच एज रेड कॉरिडोर, ये है पूरा रेड कॉरिडोर, ओके, ये पूरा रेड कॉरिडोर। और मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट के एक्शन से कैसे रेड कॉरिडोर रेड पॉकेट्स में तब्दील हो चुका है, ओके, रेड पॉकेट्स में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मे बी अगर इन केस अगर बड़ा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट मेंशन है, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ डिस्ट्रिक्ट मेंशन है जहाँ पे नक्सलिज्म ज़्यादा ऑपरेटिव है, ठीक है। आप ये इसका ये ले सकते हो, ओके। अब ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है
पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ठंडी का मौसम आ गया, पंजाब में अभी स्टबल बर्निंग होगा। स्टबल बर्निंग क्या? वही जो घास मतलब खेत काट के रखे हैं, धान निकाल के रखे हैं, अब उनको जलाया जाएगा, ठीक है। अब जलाने से जो पोल्यूशन आएगा, तो दिल्ली वाले जो एनसीआर का रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम लाया है, ठीक है। पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि ग्रैप पे, यहाँ पे क्या ग्रैप लिखा हुआ है ना, तो ग्रैप पे एक बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। अब ये है, अभी कहाँ पे? स्टेज 1 में है, ठीक है। दिल्ली में ग्रैप स्टेज 1 आ चुका है। अब देखिए पुअर एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स का रेंज क्या रहता है? ग्रैप 1 पे एयर क्वालिटी इंडेक्स, देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये कुछ पोल्यूटेंट्स के नाम है, तो वहीं पे जितना पोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना, उस हिसाब से इनको दिया जाता है स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्शन है जिसको बैन कर देंगे, कि अगर पुअर पे है तो हम कौन कौन से एक्शन वहाँ पे बंद कर देंगे ताकि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। तो क्या रहता है? अर्ली प्रिवेंटिव एक्शन। अर्ली प्रिवेंटिव एक्शन जो लेना चाहे, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन बैन कर दो। जो गाड़ी है, गाड़ी का थोड़ा कम, जो मतलब गवर्नमेंट आदेश देती है कि ऑड एंड इवन गाड़ी नंबर चलाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिसका गाड़ी का लास्ट डिजिट 1 आता है, ठीक है, 1 आता है, वो आज दिन चलेगा। जिसका 2 आता है वो अगले दिन चलेगा। जिसका 3 आता है वो अगले दिन, जिसका 4 आता है वो अगले दिन, मतलब 4, 5, 6, 7। जिसका गाड़ी का डिजिट अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये अपना चलेंगे एक दिन। जिसका गाड़ी का लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये चलेंगे उस दिन, ओके। तो ये सब गवर्नमेंट कुछ ये पॉलिसीज लेके आते हैं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। अब स्टेज 2 में अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फर्दर डेटेरियोरेटेड, ठीक है। स्टेज 4 में सीवियर हो जाता है, यहाँ पे स्कूल वगैरह सब बंद कर देते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन कौन से हैं? पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पर्टिकुलेट मैटर पे क्वेश्चन एवरी ईयर रहता है कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या ये ब्लड स्ट्रीम में घुस सकता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यूपीएससी में। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो अपने एसिड रेन रहता है, 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, 2023 का पीवाईक्यू है ये यूपीएससी का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लीड, बेंजीन, टुलिन, साइलिन, ठीक है। ये सब एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ये इसके स्टैंडर्ड्स हैं, एयर क्वालिटी पैरामीटर्स। अब आगे और कुछ पैरामीटर्स हैं, हाँ आप ये भी कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूपीएससी पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? एसिड रेन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या होता है? फॉर्म्स ओजोन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो भी यमुना नदी में आपको अगर फॉग का सिस्टम दिख रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तरह दिख रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ओजोन क्या करता है? स्मोक इंडिकेटर, क्रॉप डैमेज, ओके। अमोनिया क्या करता है? आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ सकता है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ताकि अगर हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट बायोलॉजिकल, हाँ ये यूपीएससी कभी नहीं पूछा, लेकिन मे भी हो सकता है पूछ ले इन फ्यूचर। यूपीएससी ने एक बार लाइकेंस के बारे में पूछा था, ठीक है, यूपी ने से एक बार लाइकेंस के बारे में पूछा था। तो लाइकेंस किससे बनता है? अपना एल्गे से बनता है, हाँ, ठीक है। तो इसमें वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एब्सेंस इंडिकेटर, अगर कहीं पे लाइकेंस नहीं है, कोई अगर गीला एरिया है जैसे कोई नदी वगैरह हो गया, वहाँ पे अगर लाइकेंस नहीं है तो माना जा सकता है वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, ठीक है, मॉसेस आपने पता होगा, ये ब्रायोफाइट्स क्या है? जो प्लांट किंगडम है उसी का एक पार्ट है। क्या क्या रहता है? एल्गो रहता है, एल्गे रहता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, नहीं पहले जिम्नोस्पर्म आता है फिर एंजियोस्पर्म आता है, ओके, प्लांट किंगडम में। तो ये मॉसेस रहता है। लीफ इंजरी इंडेक्स अर्बन ट्रीज,
पॉलन, फंगल स्पोर्स, ये सब बताता है कि पोल्यूशन है, ठीक है। तो यूपीएससी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल बेसिस। आप ये देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, ओके, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 48A डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन किया है कि इम्प्रूव एनवायरनमेंट, ट्री प्लांटेशन के ऊपर बात किया है। आर्टिकल 51AG जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोला जाता है उसको भी मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, लेकिन राइट टू लाइफ में कौन सा राइट टू लाइफ? राइट टू हेल्दी लाइफ, हेल्दी एनवायरनमेंट का लाइफ, ओके। राइट टू इंक्लूड्स राइट टू क्लीन एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी बोलता है वाटर, एयर, नॉइज पोल्यूशन, हैजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये सभी पोल्यूशन के ऊपर पूरी बातें करते हैं, ठीक है। सेट्स लिमिट्स ऑन इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताया हो, ओके। जो भी फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली में कहीं पे बोला गया ना कि 10 बजे के बाद कहीं पे पार्टी वगैरह या सब, या फिर ये दिवाली दशहरा में 10 बजे के बाद नॉइस नहीं कर सकते, तो इस एक्ट के तहत करता है, ओके। नेक्स्ट, सफ़र पोर्टल एक लॉन्च हुआ है। सफ़र पोर्टल ये एक नया पोर्टल है, ठीक है। इसमें ये बताता है कि पोल्यूशन को 72 घंटे पहले बता देगा कि पोल्यूशन बढ़ने वाला है या घटने वाला है, ठीक है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहाँ पे मिनिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ओके। क्या मिनिस्ट्री ऑफ इसको एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग की बात आ जाती है ना, वेदर फॉरकास्टिंग की बात आप समझ रहे हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। डेवलप बाय IIT पुणे, यहाँ पे हाँ IIT पुणे, ओके। ये है पूरा उसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बनाया है। सफर इज इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग सिस्टम, प्रोवाइड रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा, शॉर्ट टर्म फॉरकास्ट अप टू 3 डेज, जो मैंने आपको बताया 7 to 2 hours, ओके। हेल्थ एडवाइजर्स फॉर सिटीजन्स ये भी देता है, ओके। नेक्स्ट, अब ये कुछ टाइमलाइन है सफ़र का, आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। 72 आवर्स फॉरकास्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट, अब ये सफ़र के पोल्यूटेंट्स हैं, मॉनिटर्ड पोल्यूटेंट्स कौन कौन से, क्योंकि पूछ लेगा कि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो सफ़र में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स सफ़र में है लेकिन AQI में नहीं है, तो ये है सफ़र में। आप इसको देख सकते हैं PM 2.5, PM 10, ठीक है। PM 2.5 को कार्डियोवास्कुलर डिसीज यूपीएससी पहले पूछ चुका है। कार्डियोवास्कुलर मतलब अपने ब्लड स्ट्रीम में भी घुस जा सकता है, ठीक है, तो यूपीएससी ने पूछा है। पर्टिकुलर मैटर 10 के बारे में भी पूछा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके बारे में पूछा है। इरिटेड लंग्स फॉर्म्स ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जस्ट अभी बताया, रेड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन, बेंजीन, अमोनिया, ओके। नेक्स्ट, यूनिक फीचर ऑफ सफ़र आप देख सकते हो, सेम टू सेम जो मैंने अभी डिस्कस किया उसका समरी है। इंटीग्रेटेड सिस्टम, कंबाइंड एयर क्वालिटी, वेदर, एमिशन फॉरकास्टिंग, मतलब ये वेदर भी बता दे क्या बारिश होने वाली है, क्या पोल्यूशन होने वाला है, क्या स्मॉग होने वाला है। फॉग और स्मोक का ये रहता है, कंबाइंड रहता है, फॉग और स्मोक का स्मॉग कंबाइंड रहता है, ओके। हेल्थ एडवाइजरी सिस्टम सफ़र देता है। एमिशन इन्वेंट्री मैपिंग, ठीक है, आप ये सब देख सकते हो। स्टबल बर्निंग ट्रैकिंग भी करता है, स्टबल बर्निंग ट्रैकिंग। तो मे भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि सफ़र क्या करता है क्या नहीं करता। ऑप्शन में बोल देगा कि सफ़र स्टबल बर्निंग को ट्रैक नहीं करता, जो सफ़र पोर्टल है वो स्टबल बर्निंग को ट्रैक नहीं करता, तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। सफ़र स्टबल बर्निंग को ट्रैक करता है, ठीक है। सोर्स अपॉर्चुनल स्टडीज। नेक्स्ट, पावरिंग अप ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यहाँ पे देखते बात करेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे क्लीन एनर्जी पे दोनों म्यूचुअली काम कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है,
चाइना कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब क्लीन एनर्जी में कैसे डोमिनेंस बनाए बैठा हुआ है। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। कहाँ तक जो लास्ट ईयर 2024 में प्राइम मिनिस्टर एल्बेनिस और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने क्या टारगेट साइन किया था उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का मैप भी देख लेंगे। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया क्लीन एयर, तो यही वाला सेम आर्टिकल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये देखिए, आर्टिकल डिस्कस ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, ये अभी इंडिया आई, ठीक है, दिल्ली टू मीट मिनिस्टर प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी अपने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, प्रहलाद जोशी अपने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। विजिट मीन एक्सेलरेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इनको कैसे क्लीन एनर्जी के लिए, कैसे क्लीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में कैसे सोलर पैनल्स बना के हम क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसकी बात की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी, एंथनी एल्बेनिस, ओके, पुशिंग एम्बिशियस क्लीन एनर्जी टारगेट। हमारा क्लीन एनर्जी टारगेट क्या है? 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि हमने बहुत पहले अचीव कर लिया है, ठीक है। 2070 तक नेट जीरो एमिशन, ओके। तो कंटेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन द इंडो पैसिफिक इंटेंसिफाइड। इंडो पैसिफिक का रीजन आपको पता है ना, ये अपना इंडिया, ठीक है, ये अपना जो म्यांमार हो गया, ये अपना इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये वाला जो रीजन है ये इंडो पैसिफिक, ये अपना इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, ओके। तो इसी को इंडो पैसिफिक रीजन बोला जा रहा है। चैलेंजेस क्या है, क्यों हमें देखना है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए 10 क्लाइमेट डिजास्टर मंथ, हमारे जो इसमें ऐसे ऐसे मंथ आते हैं जो क्लाइमेट ट्रिगर करते हैं। हीट वेव इंडिया में जून में ट्रिगर करता है, हीट वेव आता है ना जून में, इंडिया में मई जून में बहुत गर्मी रहती है, भीषण गर्मी रहती है। और वहीं सेम टू सेम ठंडी के मौसम में जब अपना जम्मू कश्मीर, शिमला वगैरह बहुत अधिक ठंड पड़ती है। अब वही सेम टू सेम कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में भी कहीं कहीं पे हीट वेव्स आते हैं, कहीं कहीं पे फॉरेस्ट फायर आते हैं। फॉरेस्ट फायर एल नीनो ला नीना की वजह से आते हैं ना। तो इन्हीं को ऐसे 10 क्लाइमेट डिजास्टर मंथ हैं, ठीक है, अपना मई जून हो गया, दिसंबर हो गया, इसे डिजास्टर मंथ माने जा रहे हैं, ठीक है। 89 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड बाय 2050 प्रोजेक्टेड, ये है कि 2050 तक इतने लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्लाइमेट चेंज ने क्या ट्रिगर किया है? क्लाइमेट चेंज ने ट्रिगर किया है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज होने की वजह से जो इंडोनेशिया है, क्या इंडोनेशिया, इसने क्या किया है? जकार्ता से अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया है? नुसंतरा, यहाँ पे इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। जो जकार्ता वाला रीजन है ये वाला थोड़ा सी लेवल के यहाँ पे है, ठीक है, कि अगर पानी 2 सेंटीमीटर भी ऊपर आया तो जकार्ता में पानी घुसने का संभावना है, तो इसीलिए कैपिटल नुसंतरा शिफ्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो किससे मिल रहा है? 89 मिलियन पीपल, देख रहे हो, तो डिस्प्लेस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट, क्लीन एनर्जी टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट क्या है? डेडलाइन 2050 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, 280 गीगावाट सोलार, इतना हमारा टारगेट है 2030 तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का क्या टारगेट है? 2035 तक 60 to 70% एमिशन रिडक्शन बिलो 2005 लेवल। नेट जीरो एमिशन 2050 है, हमारा नेट जीरो एमिशन कहाँ है? 2070 है, ठीक है, 2070। अब थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं, क्योंकि मैपिंग पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डेजर्ट कहाँ है। यूपीएससी अगर पूछे कि गिब्सन डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, क्या जवाब दोगे? किम्बरली प्लेट्यू कहाँ पे है, क्या जवाब दोगे? ठीक है, तो ये है किम्बरली प्लेट्यू, गिब्सन डेजर्ट।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की खास बात ये है कि 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है, 90% ऑफ जो पॉपुलेशन है ये इस जो रेड लाइन है इसके इधर ही रहती है। ये वाला जो रीजन है ना ये पूरा खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव है। सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट एक्सियन बेसिन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब खाली है पूरा, नो पीपल। यहाँ का पॉपुलेशन पता है कितना है? यहाँ का पॉपुलेशन समथिंग अराउंड 2 करोड़ है, 2 करोड़। अपने दिल्ली का पॉपुलेशन 4 करोड़ है, ठीक है, 4 करोड़ अपने दिल्ली का पॉपुलेशन है। और समथिंग इसका जो जीडीपी है, इसका जीडीपी कितना है? समथिंग अराउंड 1.9 तो लास्ट ईयर था। हाँ, आप 2 ट्रिलियन ले लो, नहीं जो है फैक्ट 9 ट्रिलियन, ठीक है, 9 ट्रिलियन इसका जीडीपी है। अब ये मैपिंग देख सकते हो, सबसे लंबा नदी कौन सा? मुरे नदी है, इस नदी का नाम ही है मुरे नदी, ठीक है। अब इसके ये डार्लिंग, लछलम, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज आ जाते हैं। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ये माउंटेन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इसके उधर रहती है। और ये है अपना कोरल सी, ठीक है, ये है अपना ग्रेट कोरल सी, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाए जाते हैं, ठीक है, ये है कोरल रीफ। ब्रिस्बेन, सिडनी सब इधर ही है। कैनबेरा, कैनबेरा वहाँ का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है कैनबेरा, ओके। ये तस्मान सी, ये बास स्ट्रेट, तस्मानिया, ओके। इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, तस्मानिया में अगर आपको इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा है, आप तस्मानिया माइग्रेट कर जाओ। वहाँ पे भेड़ चराने के, वहाँ पे भेड़ चराने के आपको 3 से 4 लाख रुपए मिलेंगे। भेड़ या बकरी चराने के 3 से 4 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आ जा सकते हो, ओके। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये इसको बोलते हैं शार्क बे, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? शार्क बे, शार्क बे, ठीक है। ये अपना इंडियन ओशन, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ओके। तो ये है अपना ऑस्ट्रेलिया का मैप, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, इस आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि क्लीन एनर्जी कैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया को यूनाइट कर सकता है, ताकि जो डिजास्टर्स वगैरह आते हैं तो क्लीन एनर्जी कौन कौन से मिनरल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोलार बनाने के लिए परवोक्साइट मिनरल यूज़ होता है सोलर पैनल्स बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि मिनरल्स तो है, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी है, रिजर्व है, प्रोडक्शन है, ये चाइना के पास है। रेयर अर्थ रिफाइनिंग 90% चाइना के पास है। डोमिनेट्स ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है, आप अगर इसको देखोगे सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। सोलर कंपोनेंट्स देख रहे हो, सोलर कंपोनेंट्स, बैटरीज, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज कैसे क्लीन एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंगल कंट्री चाइना की बात करें, ये किया जा रहा है, चाइना रिफाइंस 90% ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। सेम टू सेम मैंने आर्टिकल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ओके। सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन, जो ये परवोक्साइट होता है वो 80% चाइना ये डोमिनेट्स कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल डाउन मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी कंपोनेंट्स, लिथियम का रिजर्व हो गया, कोबाल्ट का रिजर्व हो गया। कोबाल्ट का 70% रिजर्व कहाँ पे है? कोंगो, लेकिन कौन सा? डीआरसी कोंगो, ठीक है, रिपब्लिक कोंगो नहीं, डीआरसी कोंगो। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है यूपीएससी में, ठीक है। 70% क्रूशियल ईवी स्टोरेज, तो 70% जो प्रोडक्शन है वो क्या कोंगो करता है और चाइना भी करता है, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं फैक्टर्स कि चाइना कैसे डोमिनेट्स करता है। क्लीन एनर्जी में भी, क्लीन एनर्जी बनाने के लिए मिनरल्स जो चाहिए रहता है, लिथियम बैटरीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो हो गया, चाइना कैसे डोमिनेट्स कर रहा है ये वहाँ पे बताया जा रहा है। अब लास्ट ईयर 2024 में अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और एंथनी एल्बनीज़ ने एक क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप साइन किए थे, ठीक है।
बिल्ट अ रिसिलियंट डाइवर्सिफाइड इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सिस्टम। फोकस एरिया क्या था, कहाँ कहाँ पे फोकस करना था, जो डील साइन हुआ था उसमें फोकस करना था सोलर पावर पे, ठीक है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करना था। अभी आपने अगर सुना होगा तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अपने इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन रेलवे कोचेस अभी लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, इसकी टेस्टिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। एनर्जी स्टोरेज इस पे काम करेंगे। सोलर सप्लाई चेन, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसका ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट है। सर्कुलर इकोनॉमी इन रिन्यूएबल्स, ठीक है, ताकि हम वेस्ट को कम कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको कम कर सकें। ओके, टू वे इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ट्रैक 1.5 डायलॉग, जहाँ पर मिनिस्टर्स डायलॉग करते हैं। आपने 2+2 मिनिस्टर्स डायलॉग सुना होगा। 1.5 डायलॉग, पॉलिसी, इंडस्ट्री, एकेडमिया, एंगेजमेंट। ओके, तो इन सब पे बात की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्रू एस्केप सिस्टम के बारे में। अभी रिसेंटली, आज कितना है, 15 अक्टूबर, कल 14, परसों 13 अक्टूबर था, 13 अक्टूबर को क्रूज एस्केपिंग सिस्टम को टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। ये क्या है, ये है क्रू एस्केपिंग सिस्टम, जिसमें अगर गगनयान मिशन में इन केस फेलियर आता है तो हमारे जो होप्सो की फेलियर ना आए, ठीक है, तो हमारे जो क्रू है वो कैसे एस्केप करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें गगनयान मिशन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा कंट्री ऑलरेडी स्पेस पे जा चुका है, ठीक है। इंडिया अभी तैयारी में लगा हुआ है, ठीक है, अपने इंडिया से राकेश शर्मा जा चुके हैं, और अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपने सुधांशु शुक्ला थे, ठीक है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो गए। अभी इंडिया खुद भेजने वाला है। वो किससे गए थे, नासा के थ्रू गए थे। अपने राकेश शर्मा, वो भी किससे, नासा से गए थे, लेकिन अब इंडिया खुद भेजने वाला है, ठीक है। इसको देखिए, गगनयान मिशन ये बेसिकली 3 स्टेप पे जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जाएगा अनक्रू, ओके, दूसरा भी जाएगा अनक्रू, लेकिन इसमें क्या होगा, एक रोबोट होगा। कौन होगी रोबोट, व्योमित्रा, ठीक है। एक ह्यूमनॉइड ये रोबोट होगी, लेकिन हाफ रहेगी, इतना ही रहेगी, ठीक है। वो जो रोबोट रहेगी वो इतना ही रहेगी, ठीक है, उसके नीचे नहीं रहेगी। उसको बिठाया जाएगा, उसको जो भी बनाया जाएगा जिससे, उसको सेम टू सेम ह्यूमन डिज़ाइन दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि अगर वहाँ पे प्रेशर वगैरह कुछ आता है तो रोबोट पे क्या असर पड़ेगा, वही इम्पैक्ट सेम टू सेम ह्यूमन पे पड़ेगा। तो ये उसके बाद जाएगा क्रू मिशन। तो यही क्रू मिशन की तैयारी चल रही है, ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनके ऊपर किसी प्रकार का हानि ना आए, ठीक है। अब यहीं पे बात करेंगे, ठीक है। इस सेम आर्टिकल को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए, गगनयान मिशन ट्रांसपोर्ट इंडियन गगनॉट्स सेफली टू लो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट, मैं आपको बताता हूँ। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट बेसिकली 400 किलोमीटर ऊपर रहता है, ठीक है, 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, ओके, ऊपर, स्पेस से ऊपर, अपने अर्थ से ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है लो अर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे भेजने वाले। ये है मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ये हाई लेवल। इसका डिस्टेंस कितना रहता है पता है, इसका डिस्टेंस है 36,000 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ बात करते हैं, लॉन्च व्हीकल कौन रहेगा, LVM-3 रहेगा, ठीक है, ह्यूमन रेटेड, स्पेसिफिकली डिजाइन रहेगा ह्यूमन के लिए, ताकि बैठने का सिस्टम अच्छा रहे, ठीक है। क्रू सेफ्टी टेक, प्रायोरिटी क्या है, हमारे क्रू को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। मिशन ओवर, सक्सेस इन, जस्ट अ सेकेंड, मैं देख रहा था कि कैमरा ये नहीं हो गया, ठीक है। मिशन
क्रिटिकल फेज, सेफ्टी मस्ट बी एंश्योर्ड एट ऑल स्टेज, लॉन्च पैड, एसेंट ऑर्बिट एंड डिसेंट, ये सब। व्हाट इज क्रू एस्केप सिस्टम, ये बताया क्या है। ये अपने क्रू को, जो क्रू मेंबर्स रहेंगे उनको सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को देख सकते हो, इस डेडिकेटेड सेफ्टी सिस्टम बैठकर। अब मैं इसको आगे आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या सिस्टम है, क्या पुशर और पुलर्स आते हैं। देखिए इसमें बेसिकली दो सिस्टम है, क्या इसमें है, नहीं, बेसिकली इसमें दो सिस्टम है, पुलर टाइप एंड पुशर टाइप। पुशर टाइप जो है ये अपना फैल्कन 9 यूज करता है, ठीक है, फैल्कन 9, ये रहा फैल्कन 9, ठीक है, ये यूज करता है। यूज कॉम्पैक्ट हाई थ्रस्ट लिक्विड फ्यूल इंजन टू पुश द मॉड्यूल अवे, जिसमें क्रू बैठे रहेंगे, क्रू मॉड्यूल उसको ऊपर भेज देना है, ठीक है, अगर बाई चांस क्रैश हो रहा हो। कैन बी इंटीग्रेटेड विद लिक्विड प्रोपेल्ड रॉकेट समटाइम्स लाइटर। अब इंडिया यूज करने वाला है पुलर टाइप। पुलर टाइप में क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम पुल्स द क्रू मॉड्यूल अवे फ्रॉम द रॉकेट, ठीक है। जब गिरने वाला है ये क्या करता है, ये पुश करता है, ये पुल करेगा, ठीक है, पुलर सिस्टम। रिलायबल रॉकेट विद अ सॉलिड बूस्टर दैट कैन नॉट बी शट डाउन। सॉलिड बूस्टर कौन से हैं, S200, ये दो सॉलिड बूस्टर लगाए जाएंगे, ठीक है, सॉलिड बूस्टर। अब यहीं पे देखते हैं, ये है, अब ये कुछ, ये देखिए, कैन नॉट बी शट डाउन, सॉलिड बूस्टर S200, ओके। तो आप इसको लिख सकते हो रिडंडेंट, रोबस्ट, हेरिटेज बेस्ड, ओके। तो नेक्स्ट, अब ये इसका समरी है, जो भी हम गगनयान मिशन, थोड़ा समरी देख लेते। गगनयान सेफ ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, कौन सिस्टम है, पुलर सिस्टम है, ठीक है, पुलर सिस्टम। स्पेसएक्स क्या करता है, पुशर सिस्टम, ओके। रैपिडली सेपरेट क्रू मॉड्यूल फ्रॉम द फॉलिंग रॉकेट, ठीक है, अप टू 10 ग्रेविटी, जो ये रहेगा एक्सेलरेशन, प्रॉपर पोजीशन, चाइल्ड इन क्रैडल, पैराशूट, मतलब सेफ्टी मेजर जो है ना, एक बच्चे को बचाने जैसा है, कि हमें नहीं, कि ऐसा नहीं कि ये लोग बड़े हैं बच जाएंगे, नहीं, चाइल्ड इन क्रैडल, बच्चे रेंगते हुए बच्चे को बचाने जितना हमने सेफ्टी वहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। मॉनिटरिंग टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। मॉनिटरिंग इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट, ओके, ये उसका समरी था। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आर्टिकल नहीं लगाया क्या, मेरे आर्टिकल लगाना दो, ठीक है। आर्टिकल में कहाँ है, मंगोलिया, ये रहा आर्टिकल, ये है वो आर्टिकल। इंडिया टू ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया। अभी इंडिया जो है मंगोलिया के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ट्रेन करने वाला है। ज़्यादा लंबा आर्टिकल नहीं, छोटा सा है। ये मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ हमारा अच्छे रिलेशंस है, ठीक है। मंगोलिया है, मंगोलिया के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट। क्या यूज़ करते हैं, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट। हालांकि मंगोलिया के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन बाय चांस अगर पूछ ले कि मंगोलिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, तो सिर्फ दो कंट्री है, रशिया एंड चाइना, रशिया एंड चाइना, ठीक है, यही है। बाकी इसके ऊपर उतना कुछ नहीं। कौन कौन सा रिवर है, खेरलन रिवर, ओरखोन रिवर, सलिंगा रिवर, ये पूछा जा सकता है। कौन सा डेजर्ट है, तो गोबी डेजर्ट है, ठीक है, खानगाई माउंटेन्स है, अल्टाई माउंटेन्स है, ठीक है, ये सब पूछा जा सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और ये सब जो मैंने लिखा हुआ है, ये सभी मंगोलिया के ऊपर उतने क्वेश्चन नहीं पूछते, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो। ऐसा नहीं कि सब कुछ रट्टा मारना है, सब कुछ, क्योंकि ये भी एक दिमाग ही है, कितना ओवरलोड कर लेगा, तो ज़्यादा मत पढ़ो, ओके, इसको स्किप करो। हाँ, अभी जो डिस्कस हुआ आप खाली वो पढ़ो कि अनाउंसमेंट, जो अभी मीटिंग हुआ है, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट खाली पढ़ लो। क्या पता अगर अच्छे अनाउंसमेंट है तो पूछ ले यूपीएससी। कैपेसिटी बिल्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का करने वाले हैं। स्ट्रेंथनिंग मंगोलियाज बॉर्डर सिक्योरिटी अलायंस, रीजनल स्टेबिलिटी, व्यूल डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन इंडिया मंगोलिया, ये सब मत पढ़ो, ठीक है। एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन, ये भी मत पढ़ो। स्ट्रैटेजिक पोजीशन इंडिया सिक्योरिटी पार्टनर सेंट्रल एशिया, हाँ, इंडिया का सेंट्रल एशिया में पार्टनरशिप। आपको पता है एक चीज़ कि मंगोलिया में भी हमारा, अब मंगोलिया इंपॉर्टेंट कैसे है देखो, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने स्ट्रिंग ऑफ पल्स सुना है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना इंडिया के इसमें बना रहा है, ठीक है। मैं आपको मैप दिखाता हूँ। आई एम श्योर अगर आप यूपीएससी बहुत पहले से कर रहे हो तो आपको स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में पता ही है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स,
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना। ये देखिए, ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब इसमें चाइना क्या कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज में, अब देख रहे हैं कैसे हमने टॉपिक को ये इंटरकनेक्ट किया। चाइना अलग अलग जगह पे, आई थिंक ये इमेज अच्छा नहीं है, ये वाला इमेज अच्छा है। चाइना कैसे इंडिया को घेर रहा है, चाइना कैसे इंडिया को घेर रहा है। ग्वादर पोर्ट में है, हम्बनटोटा 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है, ओके। म्यांमार में सितवे पोर्ट है। अब इंडिया को तो घेर लिया ना, पाकिस्तान ऊपर से है, ऊपर से यहाँ से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, सिपक जा रहा है ना, और देखिए ये है और ऊपर चाइना है, ये हो गया। तो इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया, ओके। ये स्टेट ऑफ मलक्का है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वर्सेस ये है नेकलेस ऑफ डायमंड। हम चाइना ने बोला कि हम तुम्हें ऐसे घेरेंगे, हमने बोला हम तुम्हें ऐसे घेर लेंगे, इसलिए मंगोलिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंगोलिया में हमारा बेस है एक, ठीक है, हालांकि उतना ऑपरेटिव नहीं है, लेकिन एक बेस है जिसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाइना के खिलाफ कुछ करना पड़े। जापान में भी हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है, अगर जापान से इन केस चाहे तो जापान का पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, एयर बेस यूज़ कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे वियतनाम में भी ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सबांग, इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट है। अब इसीलिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में, इसीलिए डेवलपमेंट करने की चाह रहे हैं हमें, ठीक है। फिर एजम्पशन सीचिल्स में भी आइलैंड लिया हुआ है, दुक्कम ओमान में, चाबहार पोर्ट ईरान में। इस तरह हम चाइना को घेर लेंगे, चाइना हमें ऐसे घेरेगा तो हम चाइना को ऐसे घेरेंगे। तो ये है मंगोलिया के लिए, ये इसलिए मंगोलिया हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा और मंगोलिया का मैप्स वगैरह देख लेते हैं। ये है मंगोलिया, सिर्फ चाइना और रशिया से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा डिसाइपल सरिपुत्ता, हाँ सरिपुत्ता, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। सरिपुत्ता लॉर्ड बुद्धा के डिसाइपल थे, ठीक है। मॉडा गलियाना विल बी सेंट फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया, रेलिक्स, वो जाता है अस्थियाँ रहती ना, कुछ भी उनका अस्थियाँ वगैरह हो गए या फिर समथिंग उनसे रिलेटेड, ठीक है, तो वो मंगोलिया भेजा जाए, क्योंकि मंगोलिया में मेजोरिटी पीपल बुद्धिज़्म फॉलो करती है। ये हो गया। अब ये ई वीज़ा देखिए, फ्री ई वीज़ा फॉर मंगोलियन सिटीजन, ताकि यहाँ पे आके बच्चे पढ़ सके, टूरिज़्म, एजुकेशन, बिजनेस ट्रैवल, ठीक है। ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, ओके। ये क्या है, नीलम टेक्सटाइल फॉर होम डेलीगेशन सऊदी अरेबिया डेलीगेट्स वाइज। अच्छा, ये आर्टिकल मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप ये वाला देख लीजिए, अल्टाई माउंटेन, गोबी डेजर्ट, तरीम पेंडी, किर्गिस्तान, ये रहा, ओके। और ये है अपना तिब्बत प्लेट्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, गूगल एआई हब कहाँ पे कर रहा है, विशाखापट्टनम में। तो इसके बारे में आगे आर्टिकल आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। नंबर्स वाले हैं, ये रहा सऊदी अरेबिया। अभी इंडिया और सऊदी अरेबिया टेक्सटाइल सेक्टर पे काम करने वाले मिलके, तो इसी आर्टिकल को मैंने पेस्ट किया हुआ है। हाई लेवल सऊदी अरेबियन डेलीगेट्स लेड बाय वाइस मिनिस्टर इंडस्ट्री मिनरल रिसोर्स खलील इब्न सलम, इंडिया काउंटर पर नीलम शमी राव, यूनियन टेक्सटाइल सेक्रेटरी। अभी मीटिंग हुआ है, ठीक है, ताकि करंट ट्रेड सिनेरियो, इंडिया एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया 2024 में 515 मिलियन हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, मिलियन का टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। टेक्सटाइल शेयर्स 11% सऊदी अरेबिया टेक्सटाइल एंड अपैरल इंपोर्ट, ठीक है। 11%, बहुत कम है यार, फिर भी बहुत कम है 11%। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सऊदी अरेबिया टेक्सटाइल मार्केट। तो फर्स्ट कौन है, ऑफकोर्स चाइना हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया किसमें मास्टर है, पेट्रोकेमिकल में, ठीक है। जो कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं, जो कलर में, कपड़े में कलरिंग करते हैं, सऊदी अरेबिया रिच इन रॉ मटेरियल्स, पॉलिस्टर, अदर सिंथेटिक फाइबर्स विच आर इनपुट्स फॉर टेक्सटाइल।
तो ये है ट्रेड वैल्यू कितना है, इतना है। पेट्रोकेमिकल के लिए सऊदी अरेबिया बेस्ट है। इंडिया का स्ट्रेंथ क्या है, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है पता है, जो आप गाड़ी में सीट लगाते हैं ना, सीट वाला जो कपड़ा रहता है, सीट में जो कपड़े लगाते हैं उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। ओके, कॉपरेशन पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक एंगल, ये है सऊदी अरेबिया का मैप। ओके, कैपिटल कहाँ पे, रियाद में। किधर है रियाद, ये रहा रियाद। ये रहा एम्बेसी वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। टोटल इतना इंडिया एक्सपोर्ट टेक्सटाइल, राइस, मशीनरी, ट्रेड, टोटल ट्रेड इतने का है 37 बिलियन का टोटल। टेक्सटाइल वगैरह सब कुछ मिला के, टेक्सटाइल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिला के टोटल ट्रेड इतना है। इंडिया इन रियाद, सऊदी अरेबिया इन न्यू दिल्ली। एम्बेसीज, टेक्सटाइल में कितना है, सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर, 517 मिलियन। ओके, डिफेंस में हम क्या क्या करते हैं, जॉइंट ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, काउंटर। ओके, एनर्जी सेक्टर पे कहाँ काम कर रहे हैं, सऊदी क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रो कॉर्पोरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द ड्रॉप इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। देखिए इंडिया में एलिफेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हालांकि साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन एलिफेंट ज़्यादा है, लेकिन एशिया में इंडिया एलिफेंट्स के लिए हब माना जाता है। सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे है, कर्नाटका में। सेकंड सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे है, असम में। थर्ड सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, तो इन परसेंट इंडियाज वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड 22,000, लोअर देन 2017 फिगर 27,000। तो आप देख रहे हो कितना कम हुआ। एज पर द इंडियाज फर्स्ट डीएनए बेस्ड काउंट, द ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेट 2050 बट पुट्स एलिफेंट पॉपुलेशन बिटवीन 18,255 26,655 विद एन एवरेज ऑफ 22,446। मतलब इंडिया में एलिफेंट का पॉपुलेशन गिर रहा है। एलिफेंट के ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि मतलब मैं लिख देता हूँ, मतलब मुझे याद है क्वेश्चन, कि जो एलिफेंट का ग्रुप रहता है उसकी लीडर कौन रहती है, मादा रहती है, फीमेल। ठीक है, एलिफेंट जो फीमेल एलिफेंट रहती है कितने एज तक बच्चे दे सकती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था सिर्फ 40। ठीक है, तो ये राइट है क्या रॉन्ग है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एलिफेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ऑप्शन, मुझे दो ऑप्शन याद है। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन था कि केरला में सबसे ज़्यादा एलिफेंट है। ठीक है, ये था। तो ऑप्शन क्या है, केरला नहीं, कर्नाटका है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन आता ही है, यूपीएससी एलिफेंट। ये रहा, मैक्स द लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल। ठीक है, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 मंथ, मतलब कितना, मतलब जैसे ह्यूमन का कितना रहता है, बच्चे 9 महीने तक माँ के पेट में रहते हैं, तो एलिफेंट का कितना रहता है, 22 मंथ रहता है। ट्रू है। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली, तो 45 ईयर्स है। अमंग द स्टेट हैज द केरला, तो केरला में नहीं है, कर्नाटका में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, 1, 2, बस 1 और 2, क्योंकि इसका आंसर क्या है 45 है, इसका आंसर क्या है कर्नाटका है। तो 1 और 2 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, हाउ इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ये नोबेल प्राइज जो मिला है उसी के लिए मैंने ये आर्टिकल लगाया है। ये आर्टिकल मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, ग्रुप में नहीं, जो मेरा चैनल है राहुल ठाकुर एजुकेशन, उसे मैंने ऑलरेडी डाल दिया। ठीक है, तो आप इसको वहाँ से जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल में समझाया है इसको। ठीक है, कैसे इनोवेशन सस्टेन डेवलपमेंट, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ देता है, और कैसा इनोवेशन जो स्टेबल इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, इसके बारे में मैंने बताया, आप जाके देख लेना। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैंने कल ही दिया हुआ है, आज 15 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर को मैंने इसका एनालिसिस दिया हुआ है। हाँ, मैडागास्कर आर्मी सीज पावर आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट इम्पीच्ड। जो प्रेसिडेंट रजौलिना, मिस्टर रजौलिना इम्पीच हुए, तो यहाँ के जो भी एलाइट जो थे, नाम क्या उनका,
कमांडर माइकल रंद्रिया, ठीक है, इन्होंने जेनजी का प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर उनको भगा दिया, मिलिट्री कूप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मेंबर ऑफ मैडागास्कर कैप्चर्ड मिलिट्री एट द गेट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल पैलेस, ठीक है। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट को हटा के यूपीएससी पूछता क्वेश्चन कि रिसेंटली कहाँ कहाँ पे मिलिट्री कूप हुए हैं, ठीक है, तो मैडागास्कर भी एक रीजन बन गया। अब यहाँ पे क्या होता पता है, मिलिट्री है, इन्होंने आर्मी जॉइंट्स एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट वही जेनजी प्रोटेस्ट, ठीक है, इसी को मिलिट्री ने ज्वाइन किया, सरकार को भगा दिया और खुद ही मिलिट्री कूप कर दिया। अब देख रहे हो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे जेनजी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, कहाँ पे हुए, इंडोनेशिया में हुआ, नेपाल में हुआ, लद्दाख में हुआ, कर्नाटका में हुआ, जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है, कर्नाटका में हुआ। तो आज का यही है, ठीक है, ये मैडागास्कर का मैप है, आप देख सकते हो मैडागास्कर, कैपिटल अंतानानवरियो, बड़ा डेंजर नाम है, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल, ये मोजाम्बिक है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये मयोते फ्रांस का है, ये है कोमोरोस आइलैंड, इसके ऊपर आते हैं सीचेल्स आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, द हिंदू का एनालिसिस यहीं पे खत्म करते हैं।